चैप्टर 8 शेनांदोआ। वो 1 घंटे से ज्यादा सो चुका था जब उसे एक पतली और लंबी चीख से होश आया। यह एमिलिन थी जो एक बुरे सपने में थी, या यूं कहें कि एक दिन की घोड़ी थी जो सार्डिन के खाने और गिबली गोबली अम्स की भयावह यादों के कारण पैदा हुई थी। जब उसे हिलाया गया उसे इन दौरों से होश में लाने में हमेशा काफी समय लगता था, और उसे सांत्वना दी गई तो मस्तूल को फिर से खड़ा किया गया। जब मी बटन अपने हाथ को स्पा पर रखकर चादर के साथ पीछे की ओर जाने से पहले अपने चारों ओर देख रहे थे, तो उनकी नज़र 3 मील आगे एक वस्तु पर पड़ी। वस्तुएं, बल्कि वस्तुएं, क्योंकि वे पानी से ऊपर उठ रहे एक छोटे जहाज के मस्तूल और स्पा थे। पाल का कोई निशान नहीं, सिर्फ नंगे स्पा। यह पानी से बाहर निकले हुए कुछ पुराने कंकाल पेड़ हो सकते हैं, जो कि एक जमीनी व्यक्ति ही बता सकता था। वह 20 या 30 सेकंड तक बिना कुछ बोले इस दृश्य को देखता रहा। उसका सिर कछुए के सिर की तरह बाहर निकला हुआ था। फिर उसने एक जोरदार हुर्रो कहा। क्या है, पैडी? डिक ने पूछा। हुर्रो, मिस्टर बटन ने उत्तर दिया। जहाज ahoy, जहाज ahoy। जब तक मैं तुम्हारे ऊपर सवार न हो जाऊं, तब तक झूठ बोलो। जरूर, वे झूठ बोल रहे हैं। उस पर कैनवास का एक चित्र फेंको। क्या वे झूठ बोल रहे हैं या ढोंगी? यहाँ, डिक, मुझे चादर ओढ़कर पीछे जाने दो। हवा हमें नाव चलाने से पहले ही उस तक ले जाएगी। वह पीछे की ओर रेंग कर पतवार ले आया। हवा ने पाल को पकड़ लिया और नाव आगे बढ़ गई। क्या ये पिताजी का जहाज है? डिक ने पूछा, जो अपने दोस्त की तरह ही उत्साहित था। मुझे नहीं पता, जब हम उसे ले आएंगे तब देखेंगे। क्या हम उसके पास जाएं, मिस्टर बटन? एमिलिन ने पूछा। हाँ, हम करेंगे, प्रिय। एमिलिन नीचे झुकी और सीट के नीचे से अपना पार्सल निकालकर अपनी गोद में रख लिया। जैसे जैसे वे नजदीक आते गए, जहाज की रूपरेखा और अधिक स्पष्ट होती गई। वो एक छोटी सी ब्रिगेड थी, जिसमें स्टंप टॉपमास्ट थे। स्पर से कैनवास के कुछ टुकड़े फड़फड़ा रहे थे। बूढ़े नाविक की नज़र में जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि उसके साथ क्या गड़बड़ थी। वह लावारिस है, उसके लिए यह बुरी बात है। वह बुदबुदाया, लावारिस और खत्म हो चुकी बस मेरी किस्मत। मैं जहाज पर किसी को नहीं देख पा रहा हूँ, डिक चिल्लाया, जो जहाज के अगले हिस्से की ओर बढ़ गया था। पिताजी वहाँ नहीं हैं। बूढ़े नाविक ने नाव को 1 या 2 बार ढीला छोड़ा, ताकि वह ब्राइड को पूरी तरह देख सके। जब वे 20 केबल लंबाई के भीतर थे, तो उसने मस्तूल को खोल दिया और स्कल्स पर चढ़ गया। छोटी सी नाव पानी में बहुत नीचे तैर रही थी और काफी शोकाकुल दिख रही थी। उसकी चलने वाली रस्सियां ढीली थीं, यार्ड में कैनवास के टुकड़े फड़फड़ा रहे थे और उसके डेविट्स पर कोई नाव नहीं लटकी हुई थी। ये देखना आसान था कि वह एक लकड़ी का जहाज था, और वह एक बट से शुरू हुआ था, खुद पानी में डूब गया था और उसे छोड़ दिया गया था। पैडी उसके कुछ ही झटकों के बाद अपनी पतवार पर लेट गया। वह इतनी शांति से तैर रही थी मानो वह सैन फ्रांसिस्को के बंदरगाह में हो। उसकी परछाई में हरा पानी दिखाई दे रहा था, और हरे पानी में उष्णकटिबंधीय खरपतवार लहरा रहे थे जो उसके तांबे से उग रहे थे। उसका पेंट फफोलेदार और बिल्कुल जला हुआ था, जैसे कि उसके ऊपर एक गर्म लोहा चलाया गया हो, और उसके तफराइल पर एक बड़ी रस्सी लटकी हुई थी जिसका सिरा पानी में दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ ही स्ट्रोक से वे जहाज के पिछले हिस्से के नीचे पहुंच गए। जहाज का नाम फीके अक्षरों में लिखा था, साथ ही वह बंदरगाह भी जहां वह जहाज था। शेनांदोआ, माथा वाइनयार्ड, उस पर अक्षर हैं, मिस्टर बटन ने कहा, लेकिन मैं उन्हें समझ नहीं सकता। मैंने कुछ नहीं सीखा है। डिक ने कहा, मैं उन्हें पढ़ सकता हूँ। तो मैं भी, एमिलिन ने बड़बड़ाया। शेनांदोआ, डिक लिखा गया। वह क्या है? पैडी ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, डिक ने उदास होकर उत्तर दिया। तुम वहाँ हो, नाविक ने घृणा से चिल्लाते हुए नाव को पुल के स्टाबोर्ड की ओर खींचा। वे स्कूलों में बच्चों को पत्र देने के लिए छापे मारते हैं, किताबें पढ़ते हुए अपनी आंखें फाड़ देते हैं, और यहाँ मेरे चेहरे जितने बड़े पत्र हैं और वे उन्हें छिपा या पूंछ नहीं समझ सकते। किताब पढ़ने के लिए दौड़े जाओ। ब्राइग में पुराने जमाने की चौड़ी नहरें और नियमित प्लेटफॉर्म थे, और वह पानी में इतनी नीचे तैरती थी कि वे डिंगी के स्तर से बमुश्किल 1 फुट ऊपर थे।
मिस्टर बटन ने पेंटर को चैनल प्लेट से गुजारकर नाव को सुरक्षित किया। फिर एमिलिन और उसके पार्सल को अपनी बाहों में या यूं कहें कि एक हाथ में लेकर वह चैनल के ऊपर चढ़ गया और उसे रेलिंग के ऊपर से डेक पर पहुंचा दिया। फिर डिक की बारी आई और बच्चे इंतजार करते रहे जबकि बूढ़ा नाविक पानी का बीकर, बिस्किट और डिब्बाबंद सामान लेकर आया। शेनांडो का डेक एक लड़के के दिल को खुश करने वाली जगह थी। मुख्य हैचवे से आगे दाईं ओर ये लकड़ी से लदा हुआ था। डेक पर चलने वाली रस्सियां कुंडलियों में ढीली पड़ी थीं और लगभग पूरा क्वार्टर डेक एक डेक हाउस द्वारा कब्जा कर लिया गया था। इस जगह से समुद्र तट, सड़ती हुई लकड़ी, टार और रहस्य की मनमोहक गंध आ रही थी। बंटलाइन और अन्य रस्सियों के बट ऊपर से लटक रहे थे, बस झूलने का इंतजार कर रहे थे। फोरमास्ट के ठीक आगे एक घंटी लटकी हुई थी। आधे पल में डिक डेक से उठाए गए बेलिंग पिन से घंटी पर आगे की ओर हथौड़ा मार रहा था। बटन ने उसे चिल्लाकर कहा कि वह रुक जाए। घंटी की आवाज़ सुनकर उसकी नसें हिल गईं। यह एक सम्मन की तरह लग रहा था और उस सुनसान नाव पर सम्मन बिल्कुल बेतुका था। कौन जानता था कि अलौकिक तरीके से इसका जवाब क्या नहीं दे सकता था। डिक ने बेलिंग पिन गिरा दिया और आगे की ओर भागा। उसने हाथ पकड़ा और तीनों डेक हाउस के दरवाजे के पीछे चले गए। दरवाजा खुला था और उन्होंने अंदर झांका। इस जगह में स्टारबोर्ड की तरफ 3 खिड़कियां थीं और खिड़कियों से सूरज की रोशनी शोकपूर्ण तरीके से चमक रही थी। जगह के बीच में एक मेज थी। मेज से एक सीट को इस तरह खिसकाया गया था मानो कोई जल्दी में उठ गया हो। मेज पर खाने के बचे हुए टुकड़े, एक चायदानी, 2 चाय के प्याले, 2 प्लेटें रखी थीं। एक प्लेट पर एक कांटा रखा हुआ था जिस पर सड़ा हुआ बेकन रखा हुआ था जिसे कोई अपने मुंह में डाल रहा था, तभी कुछ हुआ था। चायदानी के पास कंडेंसर्ड मिल्क का एक डिब्बा रखा हुआ था जिसे खोला गया था। कुछ बूढ़े नमकदानी अभी अपनी चाय में दूध डाल ही रहे थे कि तभी कुछ रहस्यमय हुआ। बहुत सी मृत चीजें कभी इतनी वाक्पटुता से नहीं बोलती जितनी ये चीजें बोलती हैं। ये सब कल्पना से ही संभव है। कप्तान ने शायद अपनी चाय खत्म कर ली थी और साथ ही अपनी चाय बनाने में व्यस्त था, तभी रिसाव का पता चला, या कोई लावारिस गाड़ी टकरा गई, या जो कुछ भी हुआ। एक बात तो स्पष्ट थी कि जब से उसने गाड़ी छोड़ी थी, मौसम अच्छा था, अन्यथा चीजें मेज पर इतनी अच्छी तरह से खड़ी नहीं रहती। मिस्टर बटन और डिक पूछताछ करने के लिए उस जगह में दाखिल हुए, लेकिन एमिलिन दरवाजे पर ही खड़ी रही। पुराने जहाज का आकर्षण उसे भी उतना ही पसंद आया जितना डिक को, लेकिन उसे इस बारे में एक ऐसी भावना थी जो उसे बिल्कुल भी नहीं पता थी। एक जहाज जहां कोई नहीं था, उसके बारे में अन्य चीजों के सुझाव थे। वह उदास डेक हाउस में जाने से डरती थी और बाहर अकेले रहने से भी डरती थी। उसने डेक पर बैठकर मामले को सुलझाया। फिर उसने छोटी सी गठरी अपने पास रखी और जल्दी से अपनी जेब से चिथड़े वाली गुड़िया निकाली जिसमें वह सिर के बल ठूंसी हुई थी। उसके सिर के ऊपर से उसकी किल को स्कट खींची, उसे दरवाजे के सामने टिका दिया और उसे डरने से मना किया। डेक हाउस में ज्यादा कुछ नहीं मिला, लेकिन उसके पीछे खरगोशों के रहने के लिए 2 छोटे केबिन थे जिनमें कभी कप्तान और उसका साथी रहा करते थे। यहाँ बहुत सारा कचरा मिला। पुराने कपड़े, पुराने जूते, एक पुराना टॉप हैट जो कि असाधारण पैटर्न का था, जिसे आप परनाम्बुको की सड़कों पर देख सकते हैं, बहुत लंबा और किनारे की ओर संकरा होता जा रहा था। बिना लेंस वाला एक दूरबीन, होइट की एक मात्रा, एक समुद्री पंचांग, धारीदार फलालन शर्टिंग का एक बड़ा बोल्ट, मछली पकड़ने के हुक का एक डिब्बा और एक कोने में शानदार खोज, 10 गज या उससे ज्यादा काली रस्सी का एक कुंडल। बैकी, बेगोरा, पैट ने अपने खजाने को जब्त करते हुए चिल्लाया। ये पिगटेल था। आप बंदरगाह शहरों के तंबाकू विक्रेताओं की खिड़कियों में इसके कुंडल देख सकते हैं। इससे भरा एक पाइप दरियाई घोड़े को उल्टी करवा सकता है, फिर भी पुराने नाविक इसे चबाते हैं और इसे पीते हैं और इसका आनंद लेते हैं। हम सभी सामान डेक पर ले आएंगे और देखेंगे कि क्या रखने लायक है और क्या छोड़ने लायक है, मिस्टर बटन ने पुराने ट्रक का एक बड़ा हिस्सा लेते हुए कहा, जबकि डिक टॉप हैट को लेकर, जिसे उसने तुरंत अपनी विशेष लूट के रूप में पकड़ लिया था, आगे बढ़ रहा था।
डिक चिल्लाया जैसे ही वह दरवाजे से बाहर आया। देखो मेरे पास क्या है। उसने उस भयानक दिखने वाले ढांचे को अपने सिर के ऊपर से उछाला। ये सीधे उसके कंधों तक चला गया। एमिलिन चीखी, इसमें अजीब सी गंध आ रही है। डिक ने कहा, इसे उतारकर और अपनी नाक को इसके अंदर लगाते हुए, इसमें पुराने हेयर ब्रश जैसी गंध आ रही है। लो, तुम इसे पहनकर देखो। एमिलिन ने जितना हो सका भागकर स्टारबोर्ड की दीवार तक पहुंची, जहां वह स्कूपर में बैठी थी। सांस फूल रही थी, बोल नहीं पा रही थी और उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं। वो हमेशा डरने पर गूंगी रहती थी जब तक कि यह कोई बुरा सपना या अचानक झटका न हो, और अचानक डिक को आधा ढंकने वाली यह टोपी उसे बुरी तरह डरा देती थी। इसके अलावा यह एक काली चीज थी, और उसे काली चीजों से नफरत थी। काली बिल्लियां, काले घोड़े, सबसे बुरा काले कुत्ते। उसने एक बार बोस्टन की सड़कों पर एक शववाहन देखा था, एक पुराने जमाने का शववाहन, जिस पर काले पंख लगे हुए थे, साज सज्जा और सब कुछ पूरा था। ये दृश्य देखकर उसे लगभग दौरा पड़ गया था, हालांकि उसे इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं पता था। इस बीच मिस्टर बटन डेक पर एक के बाद एक सामान ढो रहे थे। जब ढेर पूरा हो गया तो वे दोपहर की शानदार धूप में उसके पास बैठ गए और अपना पाइप जला लिया। उसने अभी तक न तो भोजन की तलाश की थी और न ही पानी की। वह भगवान द्वारा दिए गए खजाने से संतुष्ट था, क्योंकि इस समय जीवन की भौतिक चीजें भूल चुका था। और वास्तव में अगर उसने तलाश की होती तो उसे केबूस में केवल आधा बोरा आलू ही मिलता, क्योंकि लाजारेट पानी से लबालब भरा हुआ था और स्कटल बट में पानी बदबूदार था। एमिलिन ने ये देखा कि क्या हो रहा था। वह चुपचाप आगे बढ़ी। डिक ने उससे वादा किया कि वह उस पर टोपी नहीं डालेगा, और वे सब ढेर के चारों ओर बैठ गए। बूढ़े आदमी ने कहा, ये जोड़ी जूता, एक नीलामकर्ता की तरह निरीक्षण के लिए पुराने जूतों की एक जोड़ी को ऊपर उठाते हुए, दुनिया के किसी भी बंदरगाह पर किसी भी दिन $आधा में बिक जाएगा। इन्हें अपने पास रखो डिक, और इन पैंटों के सिरों को पकड़ो, उन्हें खींचो। पतलून को फैलाया गया, उसकी जांच की गई और उसे मंजूरी दी गई, और फिर उसे जूतों के बगल में रख दिया गया। यहाँ एक टेलीस्कोप है जिसकी आंख बंद है, मिस्टर बटन ने कहा, टूटी हुई दूरबीन की जांच करते हुए और उसे कंसर्टिना की तरह अंदर बाहर खींचते हुए। इसे ब्रोग्स के पास चिपका दो, ये किसी काम आ सकता है। यह एक किताब है, समुद्री पंचांग को लड़के की ओर उछालते हुए। मुझे बताओ कि इसमें क्या लिखा है। डिक ने निराशापूर्वक आंकड़ों के पन्नों की जांच की। मैं इन्हें पढ़ नहीं सकता, डिक ने कहा, ये संख्याएं हैं। इसे पानी में फेंक दो, मिस्टर बटन ने कहा। डिक ने खुशी खुशी वही किया जो उसे बताया गया था, और कार्यवाही फिर से शुरू हो गई। उसने ऊंची टोपी पहनकर देखी और बच्चे हंस पड़े। अपनी पुरानी सहेली के सिर पर वह चीज एमिलिन के लिए खौफनाक नहीं रही। उसके हंसने के दो तरीके थे। पहले बताई गई दिव्य मुस्कान एक दुर्लभ चीज, और लगभग उतनी ही दुर्लभ वो हंसी जिसमें वह अपने छोटे सफेद दांत दिखाती थी, जबकि वह अपने हाथों को आपस में दबाती थी, बायां हाथ कसकर बंद करके दायां हाथ उसके ऊपर रखती थी। उसने टोपी एक तरफ रख दी और कपड़ों की छंटाई जारी रखी। कपड़ों की सभी जेबों की तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। जब उसने तय कर लिया कि क्या रखना है, तो बाकी को जहाज से फेंक दिया गया और कीमती सामान कप्तान के केबिन में रख दिया गया, जहां जरूरत पड़ने तक रखा गया। तभी श्री बटन के कल्पनाशील मन में यह विचार आया कि भोजन भी उसी तरह उपयोगी हो सकता है जैसे पुराने कपड़े अपनी वर्तमान स्थिति में। लाजारेट सिर्फ समुद्री पानी से भरा एक कुंड था। गोताखोर न होने के कारण वह नहीं बता सकता था कि उसमें और क्या हो सकता है। केबूस के तांबे के डिब्बे में सड़ते हुए सुअर या किसी तरह के मांस का एक बड़ा टुकड़ा पड़ा था। हॉनेस पीपे में नमक के बड़े बड़े क्रिस्टल के अलावा कुछ नहीं था। सारा मांस निकाल लिया गया था। फिर भी नाव से लाए गए खाद्य पदार्थ और पानी उन्हें लगभग 10 दिन तक चलने के लिए पर्याप्त थे, और 10 दिनों के दौरान बहुत सी चीजें हो सकती थीं। बटन किनारे की ओर झुक गया। डिंगी ब्राइड के बगल में ऐसे बैठी थी जैसे बत्तख के बगल में बत्तख का बच्चा बैठा हो। चौड़ी नहर की तुलना बत्तख के आधे फैले हुए पंख से की जा सकती है।
वह नहर पर ये देखने के लिए चढ़ा कि पेंटर सुरक्षित रूप से जुड़ा हुआ है या नहीं। सब कुछ सुरक्षित करने के बाद वह धीरे धीरे मुख्य यार्ड आर्म तक चढ़ा और समुद्र की ओर देखा।